एवरीवन, कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म के अंतर्गत जो बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व फैक्ट, उसके बाद हमने जो कल टॉपिक डिस्कस किया था आपका स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस रिजल्ट इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल विद एनवायरमेंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद जो हमने बात की थी ऑब्जर्व फैक्ट यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी थी उसको डिस्कस किया। आज हम बात करने जा रहे हैं डिडक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डिडक्शन की बात करें, डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनमें बदलती हुई कंडीशन के अनुसार लगातार वेरिएशन आने लगते हैं। प्रत्येक वेरिएंट कई जनरेशन के बाद अपने पूर्वजों से इतना डिफरेंट हो जाते हैं कि उससे एक नई स्पीशीज का नाम दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए शेर, चीता, तेंदुआ तथा बिल्ली आदि में कई फीचर्स कॉमन हैं, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे से इतने अलग हो चुके हैं कि आज उनको अलग अलग जेनरा एंड स्पीशीज के रूप में क्लासीफाई करते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि उन सब की उत्पत्ति किसी एक कॉमन पूर्वज से हुई है और वेरिएशन, कंपटीशन, नेचुरल सिलेक्शन आदि के फलस्वरूप उनकी वर्तमान टेक्सोनोमिकल स्टेटस प्राप्त हुई है। अब अगर हम शेर, चीता, तेंदुआ, बिल्ली आदि के बारे में देखें तो उनकी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। जैसे शेर, चीता की बात की जाए, तेंदुआ की बात की जाए, बिल्ली की बात की जाए तो सब ये एनिमल्स कैसे हैं नेचर में, फीडिंग हैबिटेट में कार्निवोरस हैं यानी मांसाहारी हैं, सभी मांस पर डिपेंड रहते हैं। अगर हम इसके स्किन की बात करें तो स्किन जो होती है वो भी इनकी लगभग मैच करती है। दूसरा, इनकी जो दौड़ने की क्षमता होती है या इनकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी बिल्कुल सेम होती है। नेक्स्ट, इनकी जो दौड़ने की स्पीड होती है वो भी लगभग एक जैसी ही होती है। साइज वाइज, जैसे साइज बिल्ली का साइज कम है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन स्पीड औसत जो होगा वो लगभग कुछ पॉइंट तक समान ही है। और ऐसे ही जो इसकी स्किन पर, जैसे चीता है, चीता की बॉडी पर स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, ऐसी बिल्ली है उसकी बॉडी पर भी स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं। इनके माउथ की बात की जाए, माउथ में जो टीथ होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इसके जो कैनाइंस वाला पार्ट होता है वो काफ़ी नुकीला होता है। वो किस लिए? क्योंकि जो बांस होता है उसको फाड़ने के लिए। तो ये सभी में कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विनिज्म। डार्विन के ऑब्जेक्शन क्या क्या थे? तो डार्विन के अनेकों ऑब्जेक्शन हैं। इसे लोगों ने पहले काफ़ी हद तक सही माना था, लेकिन बाद में इस पर कई वैज्ञानिकों ने आपत्ति बताई। प्रमुख आपत्तियां निम्न हैं। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि इस प्रकार से एक्वेटिक एनिमल्स से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, डार्विन ने केवल स्मॉल फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन पर ही जोर दिया था। ऐसे वेरिएशन नॉन हेरिटेबल होते हैं, अर्थात वह इवोल्यूशन की प्रोसेस में कोई भाग नहीं ले सकते। मतलब उन्होंने ऐसे वेरिएशन को इंक्लूड किया था जो कि पेरेंट्स में तो थे लेकिन उनकी जनरेशन में नहीं थे। डार्विनवाद प्रयोग या अनुप्रयोग तथा अवशेषीय अंगों की प्रचेंट को एक्सप्लेन नहीं करता। डार्विन ने सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया था। डार्विन ने जो सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन थे उनका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया था। उसने सभी वेरिएबल्स को हेरिटेबल माना। मतलब जो भी वेरिएशन थे उसने क्या कर दिया, ये हेरिटेबल हैं, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा सकते हैं। नेक्स्ट, डार्विनवाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को बताता है, परंतु
अराइवल ऑफ फिटेस्ट की कोई जानकारी नहीं देता। डार्विनवाद यह भी नहीं एक्सप्लेन करता कि किस प्रकार से एक ऑर्गन अपनी इनिशियल स्टेट में लाभदायक हो सकता है। नेक्स्ट, डार्विनवाद यह भी नहीं बताता कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन का ओवर स्पेशलाइजेशन क्यों होता है, इसकी वजह से स्पीशीज कभी कभी मर भी जाती हैं, जैसे एरिस डियर के एंटलर्स। जो एंटलर्स होते हैं वो खत्म भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, डार्विनवाद ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रपोज किया था, जिसके द्वारा डोमेस्टिक एनिमल्स व प्लांट की रेयर रेसेज को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यह कभी भी परमानेंट वेरिएशन के रूप में डेवलप नहीं होता। डार्विनवाद से कनेक्टिंग लिंक का कोई एक्सप्लेनेशन प्राप्त नहीं होता। हाइपोथेसिस ऑफ वेंजेंस। हाइपोथेसिस की बात करें तो डार्विन ने अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि मात्र से संतानों में लक्षणों की वंशागति जीन द्वारा होती है। यह थ्योरी इस प्रकार है। नंबर 1, बॉडी की सभी सेल्स डिवीजन टाइम पर मिनट पार्टिकल प्रोड्यूस करती है, जिन्हें पेंजीन जैम्यूल्स कहा जाता है। यही जैम्यूल्स ब्लड द्वारा जर्म सेल में जमा हो जाते हैं। प्रत्येक जर्म सेल पेरेंट की बॉडी का मिनट रेप्लिका होता है तथा इसमें कुछ परिवर्तनों के साथ एडल्ट में डेवलप होने की क्षमता पाई जाती है। पेंजीन्स जैम्यूल्स लगातार डेवलपमेंट की सभी स्टेज में बनते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी कुछ जैम्यूल्स पहले डोमिनेंट होते हैं और बाद में उनका विकास होता है। इसके फलस्वरूप संतानों में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जो अनेकों उनके पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं होते। इस प्रकार डार्विन ने यह माना कि बॉडी का प्रत्येक सोमैटिक सेल एक जर्म सेल होता है तथा एक्चुअल जर्म सेल वह स्थान है जहाँ जैम्यूल्स का कलेक्शन होता है। इस थ्योरी को बीजमान की जर्म प्लाज्म थ्योरी द्वारा गलत बताया गया। आज भी लोग बीजमान की जर्म प्लाज्म थ्योरी को ही सही मानते हैं। अब बात करते हैं न्यू डार्विनिज्म यानी नव डार्विनवाद। डार्विन की थ्योरी को उसके प्रैक्टिकल नेचर एंड डायरेक्ट अप्रोच के कारण एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन कई बायोलॉजिस्ट ने डार्विन की थ्योरी में कमियां बताई। इनमें से कुछ कमियों को तो डार्विन ने खुद भी एक्सेप्ट किया था। डार्विन के प्रमुख सपोर्टर में थॉमस हक्सले, अर्नेस्ट हैकेल, अगस्त वीजमान, मेंडेल आदि का नाम लिया जाता है, लेकिन 1890 से डार्विनवाद के विषय में अनेकों थॉट्स डेवलप हुए, जिसकी वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा। कई बायोलॉजिस्ट ने अपने अपने प्रयोगों द्वारा डार्विन का सही भी बताया। इन सपोर्ट्स को न्यू डार्विन कहा जाता है। इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट इस प्रकार है। नंबर 1, डेवेनपोर्ट एक्सपेरिमेंट विद चिकन। डेवेनपोर्ट ने वाइट, ब्लैक, वर्ड तथा चेकर्ड यानी चितकबरा कलर के पैटर्न के चिकन्स को कलेक्ट करके फील्ड में छोड़ा। मतलब उन्होंने क्या करा, जो चिकन मतलब मुर्गे होते हैं या मुर्गियां होती हैं, उनके जो कलर थे वाइट कलर, ब्लैक कलर, बर्ड मतलब इसके ऊपर जो आप कलगी बोलते हैं वो बर्ड, नॉन बर्ड इसमें कलगी प्रेजेंट नहीं होती है। चेकर्ड यानी चितकबरे कलर के चिकन्स को कलेक्ट किया और उसके बाद क्या करा, उसको फील्ड में छोड़ा और यह पाया कि जिन चिकन्स में प्लेन कलर था, मतलब जिन पक्षियों में जैसे वाइट या ब्लैक प्लेन कलर था,
उन्हें पक्षियों के द्वारा मार दिया गया, जबकि बार्ड व कलर्ड पैटर्न वाले चिकन सुरक्षित बचे रहे। इसका कारण यह था कि उनका रंग वातावरण के रंग से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए वो सुरक्षित बच गए। नेक्स्ट, सेस्नोला एक्सपेरिमेंट विद मैंटिस। सेस्नोला ने नेचुरल सिलेक्शन के रोल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंटिस को प्लांट्स पर फिक्स किया और देखा कि जिन मैंटिस को कलर पैटर्न प्लांट से मैच कर रहे थे वह तो जीवित रहे, अन्य को बर्ड द्वारा खा लिया गया। मतलब उन्होंने क्या करा, जो मैंटिस होते हैं प्रेइंग मैंटिस, उन्होंने उनको कलेक्ट किया और उनको प्लांट्स पर छोड़ दिया, क्योंकि मैंटिस में भी डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं। तो कुछ तो जो प्लांट्स की पत्तियां थीं उनके साथ मैच खा गए, जो मैच खा गए उनको तो पक्षियों ने नहीं खाया, क्योंकि पक्षियों वो भी मिमिक्री शो कर रहे थे। मिमिक्री का मतलब है जैसे प्लांट्स का कलर था वैसे ही उनका कलर था, तो वो मिमिक्री हो जाता है, उसी के रूप में डालना। लेकिन जो अन्य कलर के थे उनने को चिड़ियों ने पक्षियों ने आसानी से देख लिया, इससे क्या करा, उनको खा लिया। ऐसे ही कई अन्य प्रयोग डार्विन के सपोर्ट के लिए किए गए थे। पिछले कुछ वर्षों में डार्विन को लेकर कई ऐसे नए तथ्य सामने आए हैं जिनसे डार्विन को एक नया स्वरूप सामने आया है और इनसे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को रीएनालाइज करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी मॉडर्न थ्योरी को मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या न्यू डार्विन का नाम दिया जाता है। यह थ्योरी इस प्रकार बताई जा सकती है। आज हमने न्यू डार्विनिज्म को डिस्कस किया, कल हम इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।